हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोक झोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं मिस्टर डेविल की मिस्ट्रेस। पिछले एपिसोड में आपने सुना अभ्युदय राणा के पापा उसके घर आते हैं और उसे एक फाइल देते हैं। अब आगे सभी लोग अभ्युदय के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। उसने एक नज़र सभी पर डाली और एक लंबी गहरी सांस लेकर कहा, राणा पैलेस चले, बाकी बातें वहीं पर करेंगे। साहिल राणा के अलावा सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वीर ने हैरानी से पूछा, राणा पैलेस, मगर क्यों? अभ्युदय ने तेज नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से कहा, मतलब पहले हमने कोई प्लान नहीं किया था ना, बस इसलिए पूछा। अभ्युदय ने वीर की बात का जवाब नहीं दिया। अभया ने माहिर की तरफ देखा, फिर अभ्युदय से सवाल किया, क्या मुझे भी आप लोगों को ज्वाइन करना है? आई मीन आपका फैमिली मैटर है। आई डोंट थिंक मेरा वहाँ जाना सही होगा। अभ्युदय ने गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर अपने सदाबहार अंदाज में कहा, आई नो बट स्टिल आई वांट कि आप हमें ज्वाइन कीजिए। उसने जिस अंदाज में अपनी बात कही थी और जिस तरह से वह उसे देख रहा था, अभया एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। उसकी धड़कन एकदम से बढ़ गई। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और केवल हाँ में गर्दन हिला दी। साहिल राणा की नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। कुणाल, ओके मैं गाड़ी निकालता हूँ, क्या पहले मैं इन्फॉर्म कर दूँ? उसकी बात का जवाब देते हुए साहिल राणा ने कहा, नहीं, सरप्राइज विजिट है। उसके बाद कुणाल और अभिलाष गाड़ी निकालने के लिए बाहर चले गए। माहिर ने एक नज़र अब यहाँ पर डाली और उसके बाद वह भी उन दोनों के पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद सभी लोग बाहर मौजूद थे। बाहर 15 गाड़ियों के काफिलों ने ग्रे मेंशन के गार्डन एरिया को अपने कब्जे में ले रखा था। आभ्या और माहिर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। उनके साथ उनके पर्सनल बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। अभ्युदय इयारा वीर अभ्युदय की पर्सनल कार में थे। अभिलाष, मिस्टर साहिल राणा और उनका पर्सनल बॉडीगार्ड एक कार में थे। कुणाल, जैक और बाकी की टीम बाकी गाड़ियों में मौजूद थी। सारी गाड़ी एक साथ गार्डन से होती हुई गेट की तरफ बढ़ गई। अभ्या खिड़की से सर लगाकर अभ्युदय के बारे में सोच रही थी। आज उसका बिहेवियर उसे कुछ अलग लग रहा था। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद सभी लोग राणा पैलेस पहुंचे। पैलेस दिल्ली के बीचों बीच काफी बड़े एकड़ में फैला हुआ था। एक खूबसूरत था बंगला था। उसकी शानो शौकत देखते ही बनती थी। पूरे दिल्ली में राणा पैलेस के चर्चे थे। इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक सब कुछ हाई प्रोफाइल लाइफ को दर्शाता था। मॉडर्न से लेकर ऐतिहासिक कल्चर को दर्शाता हुआ वो खूबसूरत सा बंगला अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र था। यूं तो अभ्या ने काफ़ी बार राणा पैलेस के बारे में सुना था, लेकिन कभी पर्सनली उसे वहां जाने का मौका नहीं मिला था। आज पहली बार उसने राणा पैलेस को इतने करीब से देखा था। वाइट और गोल्डन कॉम्बिनेशन का बना वह खूबसूरत बंगला किसी को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर सकता था। हाई सिक्योरिटी चेकिंग के प्रोसेस से गुजरते हुए गाड़ियां गेट के अंदर दाखिल हुई। राणा पैलेस के बाहर एक बड़ा खूबसूरत सा गार्डन और स्विमिंग पूल था, जिसके चारों तरफ बैठने के लिए इंतजाम किए गए थे। गाड़ियों का शोर सुनकर नौकर बाहर आए और एक एक कर सभी के गाड़ियों का दरवाज़ा खोलने लगे। साहिल राणा की कार का दरवाज़ा खुला और वो गाड़ी से बाहर आए। उनके बाद अभ्युदय और अभया लगभग एक समय पर अपनी गाड़ी से बाहर आए। नौकर ने साहिल राणा और अभ्युदय को ग्रीट किया और उसके बाद हाथों का इशारा कर उन्हें आगे जाने को कहा। साहिल राणा ने अभ्युदय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सभी लोग अंदर आए। अभया हैरानी और उत्सुकता के मिले जुले भाव के साथ चारों तरफ देख रही थी। उसकी हरी आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इस वक्त वो अपने रोज के अंदाज से काफी अलग नजर आ रही थी। माहिर उसको देखकर सर नीचे कर मुस्कुरा रहा था। काफी समय बाद उसने उसका ये रूप देखा था। कॉरिडोर से होते हुए वे लोग लिविंग एरिया में आए। लिविंग एरिया काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था, जिसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हॉल के बीचों बीच खूबसूरत सोफा और कांच की टेबल थी। सोफे के कॉर्नर पर खूबसूरती से फ्लावर पॉट रख उसे डेकोरेट किया गया था। हॉल की एक तरफ बड़ा सा डाइनिंग टेबल था और दूसरी तरफ एक खूबसूरत सा महादेव का मंदिर था, जिसकी हल्की झलक लिविंग एरिया से दिखाई दे रही थी। उसके दरवाजे को फूलों से डेकोरेट किया गया था। ऊपर एक बड़ा सा झूमर और लाइट जगमगा रही थी। पूरे लिविंग एरिया में धूप की खुशबू फैली हुई थी, जो एक अलग ही वाइब दे रही थी। अभय मंत्रमुग्ध सी उस माहौल को देख रही थी। जब उन लोगों के कानों में छड़ी के ठक ठक की आवाज़ पड़ी, सभी की नज़रें एक साथ उस दिशा की तरफ मुड़ गई। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी रौबदार पर्सनालिटी के साथ चलता हुआ उन लोगों के पास आ रहा था। उनके साथ साहिल की उम्र का एक और आदमी था।
बूढ़े व्यक्ति की नज़र अभ्युदय पर ठहरी हुई थी। वह उसे शांत भाव से देख रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने अपने बगल में खड़े आदमी को देखकर कहा, सिराज, सभी लोगों को हॉल में आने को बोलो। सिराज ने हाथों के इशारे से एक नौकर को सभी को बुलाने को कहा। तब तक साहिल राणा ने आगे आकर उस बूढ़े व्यक्ति के पैर छूकर कहा, प्रणाम बाबा साहब। सामने मौजूद बूढ़ा आदमी रणधीर सिंह राणा, अभ्युदय के दादा शाह थे। बाबा साहब ने साहिल राणा के सिर पर हाथ रखकर कहा, आपने अपना वादा पूरा किया। साहिल राणा बस मुस्कुरा दिए। अभ्युदय के अलावा कोई भी उनकी बात का मतलब समझ नहीं पाया। अभ्युदय आगे आया और उनके पैर छूकर कहा, प्रणाम दादा साहब। रणधीर दादा ने उनके सिर पर हाथ फेरा और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हमारी बात मानेंगे, मगर हमें खुशी हुई कि आपने इस बार सही फैसला किया। उसने एक नज़र उन्हें देखा मगर कहा कुछ भी नहीं। उसने आगे बढ़कर अपने चाचा सिराज राणा के पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और अपने सीने से लगा लिया। तभी नौकर बाकी सभी लोगों को बुलाकर वहां पर ले आया। पूरा परिवार अभ्युदय और उसके साथ आए बाकी लोगों को देखकर हैरान हो गया था। उन्हें उसके यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। वो काफ़ी समय बाद राणा पैलेस आया था। साहिल राणा ने अभय को आगे बुलाया और अपने पिता से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, बाबा साहब, ये अभय राठौर है। अभय को काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे अभी भी यहाँ आने का मतलब समझ नहीं आया था। उसने खुद को शांत किया और हल्की मुस्कुराहट के साथ रणधीर राणा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने नज़र उठाकर अभ्युदय को देखा, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। साहिल राणा ने उसके बाद सभी परिवार से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, ये सिराज सिंह राणा, हमारे भाई और अभ्युदय के चाचा। फिर उन्होंने उनके बगल में खड़ी औरत की तरफ इशारा कर कहा, ये अशिका सिंह राणा, अभ्युदय की चाची। अभय ने गौर से उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। मॉडर्न फैशन और मेकअप से लदी हुई वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन सबको देख रही थी। देख क्या स्कैन कर रही थी। उन्हें देखकर अभय के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने शांत भाव से उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद रणधीर राणा दूसरी तरफ सादे लिबाज और चेहरे पर सौम्य मुस्कुराहट लिए खड़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सुचिता सिंह राणा, हमारी बहन और अभ्युदय की बुआ सा। उन्हें देखकर अभय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सदा खुश रहो, आप तो बहुत प्यारी हो, बिल्कुल गुड़िया जैसी। अभय 2 पल के लिए हैरानी से उनकी तरफ देखती रही। काफ़ी समय बाद उसे किसी ने इस तरह से कहा था। उसे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। अचानक ही उसकी हरी आंखें भावहीन हो गई। वहीं राणा ने अपने सामने 2 लड़के और एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये शुभम राणा। फिर दूसरे लड़के की तरफ, ये हर्षित राणा, अभ्युदय के चाचा के लड़के। उसके बाद उन्होंने उस लड़की की तरफ इशारा कर कहा, ये रुचिका राणा, तीनों भाइयों की इकलौती बहन, राणा खानदान की सबसे छोटी और प्यारी सदस्य। अभया उन तीनों को देखकर फॉर्मल स्माइल की। उसके बाद दादाजी ने सभी लोगों को बैठने का इशारा किया। सभी लोगों के बैठते ही नौकर ने खाने की चीज़ें, जूस, कोल्ड ड्रिंक टेबल पर लाकर सजा दिया। अभ्युदय ने गहरी आवाज़ में कहा, दादा शाह, हमें आपसे बात करनी है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। रणधीर राणा ने गंभीरता से कहा, हाँ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। माहौल में एकदम से गंभीरता आ गई। साहिल राणा ने हाथों के इशारे से शुभम, हर्षित और रुचिका को वहाँ से जाने का इशारा किया। उनकी बात को मानकर वो तीनों वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद अभ्युदय ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। उसका इतना बोलना था, रणधीर राणा की निगाहें गहरी हो गई। उन्होंने एक नज़र सामने बैठी अभय की तरफ देखा, जो शांत भाव से माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने अपने बेटे साहिल की तरफ देखा और उसके बाद अभ्युदय से कहा, बताएं, क्या फैसला लिया आपने। उम्मीद करते हैं सब कुछ सोचकर ही लिया होगा। अभ्युदय ने उनकी इस बात पर गौर से उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें कुछ और, जबान कुछ और कह रही थी। अभ्युदय अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अभय के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मेरे साथ आइए। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर उसकी हथेली पर अपना हाथ रखकर खड़ी हो गई। अभ्युदय ने मजबूती से उसके हाथों को थामा और अपने दादाजी के सामने आकर कहा, आपके कंडीशन के मुताबिक अगर मुझे इस घर में और फैमिली में अपनी पोजीशन पर रहना है तो मुझे आपकी बात को मानना होगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे अपनी पावर और फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। इतना कहकर वो खामोश हो गया।
रणधीर राणा ने उसकी आंखों में देखते हुए आंख का इशारा किया। तब उसने ब्लैंक एक्सप्रेशन से कहा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, मगर मेरी भी कुछ कंडीशन रहेंगी। आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे जल्द से जल्द शादी कर आपको आपकी फैमिली का अगला वारिस देना होगा, जिसके बदले में आप मुझे वो खास चीज़ देंगे जिसके लिए मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर साहिल राणा और रणधीर राणा के अलावा सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा चेंज किया और मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, मगर बस लड़की मैं पसंद करूँगा और आप इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वरना आप ये बात अच्छे से जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ और अब की बार मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। उसने इस तरह से अपनी बात कही थी कि कोई भी आगे कुछ भी कह नहीं पा रहा था। रणधीर राणा अपने पोते की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थे। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अभ्युदय को अपने कंट्रोल में किया था, वरना उनसे बेहतर कौन जानता है कि वो किस हद तक जा सकता है। अगर वो खामोश था तो उसकी एक वजह थी, वरना कोई उसे झुका सके इतना किसी में दम नहीं। उन्होंने केवल उससे इतना पूछा, लड़की कौन है? दादाजी के इस सवाल पर न जाने क्यों, मगर अब उसकी धड़कन एकदम से बढ़ गई थी। उसकी पकड़ अभ्युदय के हाथों पर मजबूत हो गई थी, जिसे महसूस कर एक पल के लिए अभ्युदय ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल रणधीर राणा की आंखों से मिली। आंखें मिलाकर मजबूती से कहा, अभ्या राठौर। अभ्या ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। सभी की नज़रें उन दोनों पर टिकी हुई थी। सभी हैरान निगाहों से आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों की तरफ देख रहे थे। अभ्या की तो मानो धड़कन ही रुक गई थी। उसे अजीब एहसासों ने घेर रखा था। दादाजी की निगाहें अभ्या पर ठहरी हुई थी। अभ्युदय के द्वारा उसका नाम लेना उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो अपने पैनी निगाहों से उन दोनों को देख रहे थे। देख क्या, घूर रहे थे। अभ्या अपनी धड़कनों को संभाला और पलट कर उसकी तरफ देखा, जो ठीक उसी समय अभ्युदय ने भी अपनी निगाहें उस पर की। दोनों की आंखें आपस में उलझ गई। जहां अभ्युदय की आंखें शांत थीं, वहीं अभ्या की आंखें कई सारे भाव लिए उलझन में उसे देख रही थी। आज से पहले उन दोनों ने कभी इस टॉपिक पर बात नहीं की थी। बात करना तो दूर की बात, आज से पहले उसे कभी भी अभ्युदय ने इस मामले में कोई भी हिंट नहीं मिला था और आज एकदम से उससे शादी की बात कर दी थी। अभ्युदय ने उस पर से अपनी निगाहें हटाई और अपने दादाजी के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रणधीर राणा कुछ पल तक उसकी आंखों में देखते रहे, फिर अपनी छड़ी पर मुट्ठी को कसते हुए बोले, इसकी क्या गारंटी है? अगर हमने आपको इनसे शादी करने की इजाज़त दे दी, तब आप हमारी बात मानेंगे? अभ्युदय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्के से सर नीचे झुकाया, फिर दोबारा उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसका जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना तो आप मुझे जानते हैं। रणधीर राणा ने एक लंबी गहरी सांस ली और अभ्या की तरफ देखकर कहा, आपका अभ्युदय से शादी करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी उनसे विवाह करना चाहती हैं? अभ्या एक पल के लिए हड़बड़ा गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और एक नज़र उसकी तरफ देखकर नॉर्मल अंदाज में कहा, बिल्कुल, मुझे इनसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका जवाब सुनकर अभ्युदय अपने लेफ्ट हाथ की उंगलियों को मिस्टीरियस अंदाज में हिलाते हुए दादाजी को ब्लैंक एक्सप्रेशन से देख रहा था। दादाजी की नज़र उसके हाथ पर गई और अगले ही पल उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया, जिसे जल्दी ही उन्होंने छुपा लिया। मगर अभ्युदय, जिसकी नज़रें शुरू से उन पर ही थी, उसने एक पल में ही उनके बदलते एक्सप्रेशन को देख लिया था। दादाजी ने दोबारा उससे सवाल किया, अभी अभी आपने अभ्युदय के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना, उसके बाद भी आपको दिक्कत नहीं है? उसने उसी अंदाज में कहा, नहीं, मुझे मिस्टर राणा की किसी भी फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रणधीर राणा का पूरा ध्यान अब उसके ऊपर फोकस हो गया था। वो जिस अंदाज में अपनी बात कह रही थी, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अभ्युदय से कोई शिकायत है। उल्टा वो तो उसी की जुबान बोल रही थी। जहाँ तक उन्होंने पता करवाया था, इस लड़की से अभ्युदय का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, कि दोनों केवल एक बिजनेस पार्टनर थे। मगर फिर भी वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। वो क्या है? वह इसी उधेड़-बुन में लगातार उसे देखते जा रहे थे। साहिल राणा अपनी जगह से उठ खड़े हुए और रणधीर राणा के पास आते हुए बोले, तो आपने क्या फैसला लिया बाबा शाह? रणधीर राणा ने अब यहाँ पर से अपनी नज़रें हटाई और अपनी जगह से उठते हुए बोले, ठीक है, जब आप दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले?
हम आपको मंजूरी देते हैं। इतना कहकर उन्होंने एक नज़र देखा, फिर अपनी छड़ी को संभालते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद अभ्युदय अपने पापा से कहा, ठीक है फिर मैं भी निकलता हूँ। साहिल राणा ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, अब जब तुमने शादी का फैसला कर ही लिया है तो हम चाहते हैं 2 दिन बाद से रस्में शुरू हो जाए, ताकि तुम्हारा शादी जल्द से जल्द हो सके। अभ्युदय ने अपने सदाबहार अंदाज में कहा, पापा, कॉन्ट्रैक्ट में केवल शादी के बारे में लिखा था, ये नहीं लिखा था कि शादी किस रिवाज से करनी है। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे और शाम तक मैं आपको डेट फाइनल करके बता दूंगा। अब इससे ज़्यादा मुझसे कोई और उम्मीद नहीं करना। इतना बोलकर उसने बिना उनका जवाब सुने अभ्या के साथ वहाँ से निकल गया। उसके पीछे बाकी सब लोग भी बाहर आ गए। माहिर अभ्या को देख रहा था। उसे कुछ हद तक उसकी फीलिंग का अंदाज़ा था, लेकिन फिर भी उसका अभ्युदय की हाँ में हाँ मिलाना उसे परेशान कर रहा था। गाड़ी के पास आकर उसने उसका हाथ छोड़ा और एक नज़र उसे देखकर कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, इसलिए तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका क्या करूं? अपने हाथ के इशारे से बाकी सभी लोगों को गाड़ी में बैठने को कहा और खुद अंदर जा बैठा। इसी के साथ अभिलाष ने ड्राइविंग सीट को संभाला और देखते ही देखते सारी गाड़ियां उन लोगों की आंखों से ओझल हो गई। अभय और माहिर अभी भी उन्हें जाते हुए देख रहे थे। माहिर ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, चलें। अभय बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। इस वक्त वो काफ़ी शांत नजर आ रही थी। उसने एक नज़र अपनी हथेली को देखा, जिसे अभ्युदय ने पकड़ रखा था, फिर उसे अपने दूसरे हाथ से थाम लिया। उसे अभी भी अभ्युदय का एहसास महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सिर को सिर से टिका लिया। उसकी हरी आंखों में अभ्युदय का चेहरा था। माहिर ने ड्राइव करते हुए मिरर से उसकी तरफ देखा और खुद को उससे सवाल करने से ना रोक पाते हुए पूछा, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों किया? आई नो यू लाइक हिम, इनफैक्ट यू लव हिम, लेकिन फिर भी बिना अपने फीलिंग को कन्फेस किए और बिना ये कि किंग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, शादी के लिए हाँ करना सही था? अभया ने यूं ही बंद आंखों से कहा, आई डोंट नो वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, कुछ तो ज़रूर सोचते होंगे, वरना यूं ही मेरा नाम नहीं लेते। कुछ तो वजह ज़रूर होगी जो उन्होंने मुझे चुना। इसलिए अब मुझे मंजिल की कोई परवाह नहीं, मुझे ये सफ़र उनके साथ बिताना है और इसके लिए मेरा उनके करीब रहना ज़रूरी है। और रही बात मेरी फीलिंग की, तो एक दिन मैं उन्हें खुद को चाहने पर मजबूर कर दूंगी। आगे माहिर ने कुछ भी नहीं कहा। वो जानता था, अगर उसने एक बार कुछ डिसाइड कर लिया तो अब उससे पीछे नहीं हटेगी।